हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनना कि इससे पहले जो है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को देखा हुआ। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को। बोला सर पहले ही ये दोनों चीजें एक ही पार्ट में क्यों नहीं करा दी? तो हमारा आंसर है कि भाई अगर दोनों चीजें एक पार्ट में करा दे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है कम से कम 1.25 घंटे का हो जाता, ठीक है ना। तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती और फिर जो है ना, फिर हमें अगर ऐसे मान लो कि टाइमिंग कम करनी है वीडियो की, तो फिर या तो न्यूमेरिकल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता या फिर कॉन्सेप्ट के साथ। समझ पा रहे हो ना? तो दोनों अपन लेके चलेंगे, इसलिए सेपरेट वीडियो में इस चीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जितने न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे वो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आप अपने सैंपल पेपर में जब लगाने बैठोगे ना, तो आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन, और जब आप अपने पेपर में देने जाओगे ना, तो आप देखना आपका दिमाग चले ना तो फिर मुझसे कहना, ठीक है ना। लेकिन उतनी नौबत नहीं आने देंगे कि आपका दिमाग ना चले। बार बार प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सारी चीजें बनने लगेंगी, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात कहूंगा। तो सबसे पहले जो है ना, हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। दैट मीन्स जो फॉर्मूले वगैरह जो हमारे यूज होने वाले हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने सभी रिलेशंस अभी तक आने वाले, दैट मीन्स अभी तक जितने भी रिलेशंस आए हुए हैं हमारे रास्ते में, उन सभी रिलेशंस को आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। वीडियोस वगैरह ना देखी हो तो प्लेलिस्ट विजिट कर लें, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बनी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स से मेरे पास अगर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम, ठीक है। इसके बाद हम ये आपसे कहते हैं कि अगर मैं करंट की बात करूं, है ना, करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो चार्जेस अगर फ्लो होते हैं तो किस वेलोसिटी से फ्लो होते हैं? एक डायरेक्शन में, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर मैं करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिखता हूं? NEABD, ये लिखता हूं, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी तरह से हम एक चीज और जानते हैं जो कि हमारी करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बोला? J इज इक्वल टू I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट आता है, ये करंट डेंसिटी होती है। तो इसी तरह से अगर करंट डेंसिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? देखो, I को लिखूंगा NEABD अपॉन A को लिखूंगा A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? J इज इक्वल टू आ गया NEBD। ध्यान से देखना, ये हमारे पास J का एक फॉर्मूला, ये J का दूसरा फॉर्मूला करंट डेंसिटी का। ना एक और बात, एक और चीज क्या है भाई? J को, दैट मींस करंट डेंसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। एक और चीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम सारे कर चुके हैं। ये एक रिलेशन हो गया, ये आपका जो है ना, आप इसको मान लो भाई ये एक रिलेशन हो गया और ये अलग रिलेशन हो गया। इसके बाद ये क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो जे होता है। क्या होता है? रो जे। याद कैसे रखोगे? E इज इक्वल टू रो जी। रोजी तो याद रख पाओगे, जी नहीं, चलो रोजे कर लेना, है ना। रोजे रखते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू रोजे, ठीक है ना। तो देखो E इज इक्वल टू रो क्या होता है भाई? रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अगर हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, इसलिए हमने किस में रखा है? इनवर्स में रखा है, अपॉन में रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि रो को मैं 1 अपॉन सिग्मा लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो 1 अपॉन सिग्मा, तो देखो E इज इक्वल टू, यहां से क्या हो गया? रो जे लिख दिया, जे की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं निकाल दूंगा। इसी तरह से रो को मैं 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूं, तो ये अपने पास बन जाएगा। तो यहां पे देखो जे इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं अपन? जे इज इक्वल टू यहां से सिग्मा ई। इस चीज को मैंने प्रूव करवाया नहीं करवाया? करवाया है, नहीं करवाया? करवाया है मैंने इसको प्रूव, ठीक है ना। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो इस तरह से जो फॉर्मूले हमारे बार बार काम आएंगे, हमें उनको अच्छे से और बहुत अच्छे से याद करके चलना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक फॉर्मूला जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है वो कौन सा है? वो है हमारा I इज इक्वल टू NEABD। ये फॉर्मूला हमें काम आएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि कौन सी चीज क्या क्या है। तो सर हम तो जानते हैं, तो बस ये कंफर्म कर लो। बस ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n क्या है, और ये स्मॉल e है, ये क्या है? तो देखो E का मतलब क्या है? बोला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
हमें ये कंफर्म करना है कि ये स्मॉल n क्या है, तो इसको लिख देना नंबर, क्या लिखोगे, इसको लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लिखना है इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये स्मॉल n क्या है, ये स्मॉल n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत समझना केवल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या समझे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या कि एक यूनिट वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन n का मतलब क्या है, n का मतलब ये कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये है अपनी स्मॉल n की वैल्यू। इस पे इतना एम्फसाइज करना क्यों जरूरी है, जोर देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें बार बार काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम क्या करें भाई, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको ध्यान दो। लेट्स से ये हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ हमें दिया हुआ है कि लेट्स से हमारे पास ये एक कंडक्टर है। आप जो है ना, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो। आपको दिया गया कि आपके पास जो है ना एक कंडक्टर है, ठीक है। उस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है और हम देखते हैं कि जो दैट मीन्स मैं बोलूंगा करंट का मतलब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो होता है इसमें से, 6 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो होता है। कितने टाइम में, बोला 5 मिनट में। तो यहां पर जो है ना Q की वैल्यू कितनी हो गई, बोला हम जानते हैं। T की वैल्यू कितनी हो गई, T की वैल्यू हो गई अपनी 5 मिनट। लेकिन हमें सारी चीजें किस में चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए SI यूनिट में। तो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू 5 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 60, दैट मीन्स ये हो गया आपका T इज इक्वल टू 300 सेकेंड, ठीक है ना। तो सर ये जरूरी है कि ये कराना, ये वाला छोटा सा न्यूमेरिकल, हाँ, ताकि हमारी जो लिंक तो बनने दो भाई, ठीक है। तो करंट निकालना है, तो करंट के लिए बेसिक सा फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू कितनी है, मतलब Q की वैल्यू 6 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। जो लोग देख रहे हैं आगे ही बढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। T की जगह क्या पुट करो, 300। अच्छा देखो, आज के इस वीडियो में आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन किस तरह से करना है ना, कि भाई रूट के अंदर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए किस तरह से करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स को याद ध्यान में रखते हुए उनको जो है ना ये बातें भी सिखा देंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपना हमारा आंसर आ जाएगा। ये किस में होगा, I इज इक्वल टू ये तो एम्पियर में होगा, ठीक है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। हटा दे इसको, नोट करते चले जाना सीधे सीधे। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है, हाइड्रोजन एटम। ये रहा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, सबके अंदर ये एक ही बात है, ठीक है ना। और ये रही उसकी ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भाई हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसकी रेडियस आपको दे दी गई कितनी, रेडियस दे दी गई 5.0 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ये रेडियस दी है, ठीक है ना। सेकंड थिंग हमें क्या दिया, बोला सेकंड क्वांटिटी ये दी है स्पीड। क्या दी है, स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू कितनी दी, स्पीड दे दी हमें 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे दी। पूछ क्या रहा है, मतलब पूछ रहा है कि करंट बताओ, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, करंट का मतलब क्या, बोले चार्ज इस डायरेक्शन में घूमते हैं। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमेगा। तो कह रहा भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके कारण कितना करंट बना होगा, या कितना करंट बन रहा है। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या, बोला I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। तो उसको करके देखते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q का मतलब कौन, कितना चार्ज मोशन में है, तो क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह हम सिंपल E लिख देते हैं इसको, T का मतलब क्या, टाइम। अच्छा देखो, टाइम कैसे निकालते हैं भैया, टाइम कैसे निकालते हैं, क्या हमें टाइम दिया, नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये मान लो कि हमारी जो है ना ये जो रेडियस है, मतलब ये जो ऑर्बिट है, अगर इस ऑर्बिट को हम खोलें, क्योंकि ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर, और अगर हम एक सर्कुलर ऑर्बिट को, सर्कुलर रिंग को खोलते हैं तो डिस्टेंस कितनी निकलती है, बोलो 2πr। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बोले स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने पढ़ा है। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसा करते हैं कि ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर हम उसको खोलते हैं, ओपन करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मतलब 2πr, कितनी आ जाएगी, 2πr।
अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, बोला स्पीड को अभी लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो टी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, टी की वैल्यू में लिख सकता हूँ 2πr, ठीक है। अपॉन में क्या है, बोला स्पीड, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटू ऊपर हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, बोला ई इंटू स्पीड अपॉन 2πr, ठीक है ना। बस कैलकुलेट कर लो इसको, बोला आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है ना। आप करो सॉल्व और हम करते हैं फिर, ठीक है ना। स्पीड की वैल्यू क्या है, देखो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो 2.2 × 10 टू द पावर 2.2 × 10 टू द पावर ये आपका 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इंटू 2 पाई की जगह क्या मैं 22.7 लिख सकता हूँ, इंटू आर की जगह क्या लिखूंगा, आर की जगह 5.0 × 10 टू द पावर -11, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखो ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे अपॉन में 10 आ गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये आपका जो है ना कितना हो गया, देखो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल टू 1.6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर ये आपका -13 और ये हो जाएगा आपका 2 5 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 7 जा कितने होते हैं, ये पॉइंट आके एक और जीरो लगा दो तो 10 हो गया, तो 16 7 जा होते हैं 112 इंटू 10 टू द पावर -13 अपॉन में क्या है 3 जीरो और ये तो 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो गया। तो हमारी जो आई की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 112 इंटू 10 टू द पावर 8 5 13 10 टू द पावर -5। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी 1.12 इंटू 10 टू द पावर ये आपका -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये है अपना करंट। सॉल्व इसको इस तरह से करना है तो I इज इक्वल टू कितना लिख दो ऊपर, I इज इक्वल टू 1.12 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना, सॉरी -3 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े। अच्छा देखो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन सारी चीजों को नोट करना चाहते हो तो एक बार इनको नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखो अब जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन कर लोगे तो इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। तो सर आप टाइम पास तो कराया करो, मैं टाइम पास नहीं, ठीक है ना, पढ़ाई के समय कोई टाइम पास नहीं, ठीक है। देखो हटा दें इसको, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना अपन को, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। ठीक नाउ दूसरा क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले उसको पढ़ लो तरीके से क्वेश्चन को। अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो अच्छे से उसको सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। नाउ ये क्वेश्चन अगर और देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, ये नहीं उतना टफ क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, टफ तो वो भी नहीं है लेकिन जो है ना हमें उसको समझना है। लेट्स से हमें ये कंडीशन बना के दे दी कि ये वाली जो एक्सिस है वो करंट दिखा रही है, ये वाली एक्सिस टाइम दिखा रही है, ये हमारे पास 0 है, ये 5 है और ये हमारे पास ये 10 हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया 5 एम्पियर और अगर ये टाइम दिखा रहा है तो फिर ये सारी चीजें सेकंड में हो जाएंगी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भाई क्या निकाल के दिखाओ इस IT ग्राफ से, ये क्या है IT, दैट मीन्स करंट टाइम ग्राफ से चार्ज निकाल के दिखाओ, है ना। तो चार्ज निकाल के दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया चार्ज बता रहा है। तो हमेशा याद रखना कि एरिया अंडर, हमेशा रखना एरिया अंडर IT कर्व। IT कर्व का मतलब क्या है कि करंट एंड टाइम, एरिया अंडर IT कर्व गिव्स द अमाउंट ऑफ करंट, गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्या आप मेरी इतनी बात समझ गए। देखो इसके बाद अब क्या करना है अपन को, यहां से देखो I इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि आपको चार्ज निकालना है तो क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर मैं ऐसे बोलूं एरिया, देखो OABCD, ठीक है। तो देखो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर OABCD, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए ठीक है, तो क्या करें हम इसमें ऐसे देख लो 1/2
इस ट्राइंगल की बात करेंगे OAD की, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट देखो बेस कितना है 0 से लेके 5 तक, तो बेस तो हो गया 5 इंटू हाइट कितनी है, बोला हाइट भी है 5, तो ये हो गया 5 प्लस ये क्या है भाई, ये रेक्टेंगल है, ये वाला पोर्शन क्या है रेक्टेंगल, तो देखो 5 से लेकर 10, तो लेंथ कितनी होगी, बोला 5, हाइट भी कितनी है, बोला 5, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 2, तो 12.5 प्लस 25, तो हमारा ये कितना होगा, बोला 37.5, और आपका ये किस में है, बोला चार्ज है ना Q, तो ये आपका ये कूलाम में हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है इसको बहुत अच्छे से समझना है अपन को, ठीक है ना, हटा दें इसको, फास्ट नोट कर लो, वैसे नोट करने को कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे दिमाग में रखा करो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है अपन को, ठीक है, और सारी चीजें नोट करते जाया करो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लिया करो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है भाई ग्रुप पे नहीं पूछ पा रहा हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। याद रखना, अच्छा एक चीज और कि अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, अगर आप बाद में देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर देख रहे हो, तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे जो है ना कैमरे के सेल खराब हो गए थे, ठीक है ना, तो अभी जो है उनको जस्ट ऑर्डर किया, अब ऑर्डर करने के बाद जिस तरह से अभी काम चल रहा है तो लेट ही आ रहे हैं सेल, ठीक है ना, तो बस ये कारण है छोटे मोटे, और कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है जिस कारण से जो है ना ये डिले वगैरह इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो अभी हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है इसको अच्छे से एक बार अपन को समझना है कि लेट्स से हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, ये मान लो कि हमारे पास क्या है, ये कॉपर वायर है, ठीक है ना। इस कॉपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। अच्छा बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मींस इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास, ठीक है ना, उस एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन खुद में से निकल के जब बाहर चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम देता है, कौन देता है, एटम देता है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सारी चीजों को नोट करना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना, आपका जो है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷, अब और ये अपना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इसके बाद दिया हुआ है हमें I इज इक्वल टू करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर 1.5 एम्पियर का, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ जो कॉपर, कौन सा वायर लिया, कॉपर, कॉपर की डेंसिटी, चीजों को समझना, देखो मैं आपसे कह रहा हूं, अब जो बात आपसे कह रहा हूं उसको समझना, यहां पे दिया हुआ है कॉपर, तो कॉपर की डेंसिटी दी है आपको, कॉपर की डेंसिटी दी है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जो कॉपर है हमारा, तांबा जो है, अगर हम उसको 1 मीटर क्यूब में रखेंगे तो 9000 किलो आ जाएगा। बोला सर हम ये बात जानते हैं, ये क्यों बता रहा हूं, बहुत छोटी चीज है। अब ये बहुत छोटी चीज आपके काम आएगी, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो कॉपर की डेंसिटी आपको दे दी, इसके बाद कहा है कि जो है ना कॉपर एटम का जो एटॉमिक मास, दैट मींस कॉपर का जो एटॉमिक मास आपको दे दिया, वो कितना दे दिया भाई, 63.5, कितना दे दिया, 63.5 यूनिट, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 63.5 यूनिट, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला भाई, आपको निकालना क्या है, बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद कह रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी निकालो, आरएमएस वेलोसिटी। इस आरएमएस वेलोसिटी में एक छोटा सा कैच है, एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें दिया हमारे क्वेश्चन में आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एटम, ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें नजर आएंगी आपको। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ क्या दिया है, बोला एटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन को कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको करने के लिए, अगर एटम के लिए लेंगे तो एक छोटी चीज जो है ना और घुमा के दे दी जाएगी आपको, जिसको आपको और निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर। कंपेयर किसको करना है कि आपने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली और आपने जो आरएमएस वेलोसिटी निकालोगे उसको कंपेयर करोगे, ठीक है ना। अब आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है इसको भी देख लेंगे अपन, ठीक है ना। इसके बाद क्या भाई, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड को कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड को कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, समझ गए। देखो अगर हम यहां पर जो है ना, इलेक्ट्रॉन तो तभी फ्लो होंगे ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रॉन तो जब भी फ्लो होंगे ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब
जब क्या बनेगी, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड यानी बहने की गति के साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गति को कैलकुलेट देन की कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया, इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हमसे पूछी हुई है कि हमें क्या निकालना है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या, I = NEABD, ठीक है ना। अब देखो इसमें से हम क्या क्या जानते हैं। तो पहली चीज मैं आपको फिर से बताऊंगा एक बार और कि ये जो n है ये क्या है, ये n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोला सर बता तो चुके हो, बार बार क्यों, तो बार बार इसलिए ताकि आपको जो है ना दोबारा से कभी इस चीज में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसका मीनिंग समझाते हैं आपको, मतलब मीनिंग भी जानते हैं सर हम तो। अब यहां पे यूज कैसे करेंगे, n क्या है, बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमें n निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, तो देखो मैंने कहा कॉपर, किसकी बात की जा रही है, n का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसके लिए बात करेंगे, कॉपर के लिए। तो कॉपर की खुद की डेंसिटी देखो कितनी है, कॉपर की डेंसिटी कितनी है कि 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी कॉपर आएगा। 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी कॉपर आएगा। इस 9000 केजी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो 1 मीटर क्यूब में, जैसे मान लो मैंने कहा 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी, 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी कॉपर आया। तो 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी कॉपर आया। तो इस 9000 केजी कॉपर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो हमारे n होंगे। बात समझ गए, 1 मीटर क्यूब में 9000 केजी कॉपर आया। तो अगर मैंने ये निकाल लिया कि 9000 केजी में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 मीटर क्यूब में होंगे ना, तो मतलब मैंने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ गए। तो मुझे कितने n की वैल्यू कितनी रखूंगा, n की वैल्यू का मतलब है कि इस 9000 केजी में जितने इलेक्ट्रॉन है वो मेरे n की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 9000 केजी 1 मीटर क्यूब में, तो 9000 केजी में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मेरे n की वैल्यू हो जाएगी। कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का यूज कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास कितना, कॉपर का 63.5 है ना, एटॉमिक मास नंबर हम बोले तो 63.5। इसका मतलब क्या होता है कि 63.5 ग्राम में कितने कॉपर के एटम आ सकते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इतने कॉपर के एटम आ सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाता है। तो अगर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाता है तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने 100 एटम यहां पे काउंट कर लिए तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। तो हम ये पता कर लें कि कॉपर के 9000 केजी में कितने एटम है, जितने एटम उतनी फ्री इलेक्ट्रॉन में मिलेंगे। तो देखो यहां पे देखो कि भाई 1 ग्राम 63.5 ग्राम में हमेशा इतने कॉपर के एटम होते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 ग्राम में कितने कॉपर के एटम हो जाएंगे, 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन, ठीक है। ये यहां पे चला जाएगा 63.5 हो जाएगा, ये नीचे आ गया। ये तो 1 ग्राम की वैल्यू हुई, ठीक है। हमें कितने की निकालनी है, 9000 किलोग्राम की, ठीक है। तो अगर 1 केजी की निकालता हूं, 1 केजी का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इस 1 ग्राम में 1000 का इंटू यहां पे किया, तो यहां पे भी 1000 का इंटू करूंगा, दैट मींस 10⁻3 अपॉन 63.5, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, 1 केजी में, ठीक है ना। अब देखो 1 केजी की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई 6.023 इंटू 10⁻26, कितनी 10⁻26 अपॉन में क्या है 63.5 इस चीज को। और ये क्या है, बोला इतने एटम होते हैं 1 किलोग्राम। याद रखना इस वाली इक्वेशन को मैं तो कहूंगा कि इसको जो है ना यहाँ पे क्रॉस लगा, यहाँ पे जो है ना इसको टिक कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं, ये काम आएगी अपने, ठीक है। अब देखो तो 9000 केजी में कितने, तो इसमें 9 इंटू 10⁻3 का इंटू कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, 6.023 इंटू 10⁻26 इंटू 9 इंटू 10⁻3 अपॉन 63.5, ठीक है ना। अब देखो ये किस में है भाई, ये केजी, तो ये भी, अच्छा देखो ये एटम है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ पा रहे हो आप। अच्छा कैमरे को चेक कर लें। अच्छा देखो, देखना ध्यान से। अब देखो हमें क्या पता पड़ गया कि 9000 केजी में इतने एटम होते हैं, ठीक है। अब इस एटम की कैलकुलेशन तो कर लें, समझ गए बात को। देखो इन एटम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैंसिल करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करना सीखते हैं।
डिवाइड हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन एक बार आप देखो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। देखो 9 7 जा कितने होते हैं भाई, 9 7 जा 63, ठीक है। तो मान लो ये 7.05 कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 7 से कैंसिल करोगे इसको, 7 8 जा 56 कितने होते हो, 7 8 जा 56 होते हैं नहीं होते। अब 50 से थोड़ा ज्यादा है तो आप इसको मान लो ये आप और डिवाइड करोगे, 4 बच जाएगा, 7 5 जा, ठीक है। तो 8.5 मान लो इसको, ये कैंसिल हुआ, 7 से 8.5 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो कितने एटम हो जाएंगे आपके, ये 8.5 इंटू 10 टू दी पावर आपके जो है ये हो गए 29 हो रहा है ना। तो 8.5 इंटू 10 टू दी पावर कुछ गड़बड़ है क्या, 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 होता है अपना, तो ये अपना 3, हाँ जी देखो देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। कॉपर में हमेशा याद रखना कि कॉपर में ये जो आंसर है ना ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 7 से डिवाइड करोगे 6 में तो 0.85 आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28, ठीक है ना। कितना हो गया भाई, ये नंबर ऑफ एटम हो गए, क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम इन 9000 kg, ठीक है। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो जितने नंबर ऑफ एटम आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है इन कंडक्शन, तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 मीटर क्यूब में 9000 kg था, तो 9000 kg में इतने एटम, तो हमें निकाल देंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, जितने एटम उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो vd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो vd इज इक्वल टू I अपॉन NEA। मेन चीज क्या है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, अगर आप यहां पे कैलकुलेट सही से नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। I की वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू क्या है, बोलो 1.5, कैलकुलेशन भी सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है, बोला 1 n की वैल्यू दी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ठीक है ना। e की वैल्यू क्या, बोला 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, हाँ जी ठीक है, इंटू a की वैल्यू क्या है, बोला a की वैल्यू 10 टू द पावर -7, ये दिया नहीं दिया। चलिए ये n की वैल्यू हो गई, ये e की वैल्यू हो गई, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, एक काम करते हैं कि जो भी पहले तो पावर का खेल करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका ये पहले तो ये इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 15 10 टू द पावर 28 और ये 10 टू द पावर -26, क्या बचेगा, ये 15/8.5 इंटू ये 16 इंटू ये 10 टू द पावर 2 बचेगा। अब देखो vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ जी 10 टू द पावर 2 बचेगा ना, 26, और ठीक है ठीक। तो देखो ये अपना कितना होगा, 16 से कैंसिल करोगे, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 15 ऊपर पहुंचेगा 10 टू द पावर -2 और ये हो जाएगा आपका 8.5 इंटू 16, ठीक है ना। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे आप, मैं इसका डायरेक्ट जो है आंसर वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू, ये दिया है क्या, हाँ जी डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अपन, तो ये आंसर आपको मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देखो ना सिंपल सी बात, कैलकुलेशन करना, ये आपका 0 ये कैंसिल करोगे, ये 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 16 9 कितने होते हैं 144, तो ये 0.95 आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। चलिए ये 3 आ जाएगा, 0.93 आ जाएगा। अब इस 8.5 का 0.93 में डिवाइड कर देना तो आपका इस तरह से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आंसर आ गया आपको उसको नोट करके रखो, ठीक है। अब इस बात को आप इसको अच्छे से नोट कर लो। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है इसमें आरएमएस वेलोसिटी निकालने वाला, उस पे आते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे हाथ जोड़े कहता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें हमें दिया है आरएमएस वेलोसिटी निकालो एटम की या फिर इलेक्ट्रॉन की। देखो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एटम की निकालनी है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि एटम में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, और पहली चीज ये क्लियर करें कि आरएमएस वैल्यू जो आरएमएस वेलोसिटी एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूं आपसे कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ये कंडक्टर है, क्या मैं आपको समझ में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, मैं समझ पा, आप मुझे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देखो
लेट्स से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना एक ये इस तरह से कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बोला इस कंडक्टर के अंदर हमेशा जो है ना रैंडम मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जब कंडक्टर को थर्मल एनर्जी मिलेगी जिसके कारण से वो रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं भाई उनकी जो है ना अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी मिलने के कारण से उन सभी की, लेट्स से मान लो किसी की वेलोसिटी v1 है, किसी की वेलोसिटी v2 है, किसी की वेलोसिटी v3 है, ठीक है। तो इन सभी वेलोसिटी का एक कलेक्शन लेने के लिए हमने आरएमएस वैल्यू का यूज किया। किसका? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। क्या? रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? रूट लगाओ, ठीक है, स्क्वायर्स का मीन करो, रूट लगाओ स्क्वायर का मीन यानी एवरेज निकालो। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और ये इस तरह चलता रहेगा, बोला vn स्क्वायर अपॉन क्या, बोला अपॉन n, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करने का एक तरीका बना दिया, दैट मीन्स क्लास 11 से हमने ये फॉर्मूला निकाल के रख लिया, दैट वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3 kb इंटू टी अपॉन m। अब ये m क्या है, इस m पे ध्यान देना। अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाए कि आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का मास रखना है, ठीक है। अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ एटम कहा जाए तो फिर एटम का रखना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ एटम। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े तो देखो यहां पे क्या है भाई, मास ऑफ एटम, ठीक है ना। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी बात कि हम यहाँ पे कुछ छोटी चीज लिखते हैं कि जो केबी है, केबी क्या है, ये केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आरएमएस वैल्यू वाले फॉर्मूले में यूज होगा। इसकी जो वैल्यू है वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? सर न्यूमेरिकल बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अच्छा देखो एक चीज और दिया, बोला ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहा जाए क्वेश्चन में तो 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जिस ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर हमारा इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो ये कितना, बोला 300 केल्विन। 27 डिग्री को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 का को ऐड कर दोगे तो आपका 300 केल्विन हो गया। नाउ एक चीज और क्या, हमें m और पता पड़ जाए, दैट मीन्स एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे देखो एक एटम का मास कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये देखो ये क्या निकाल दिया हमने, 1 kg का। मैंने कहा था इसको स्टार पॉइंट बना लेना, ठीक है। क्या मैं इस चीज को हटा सकता हूं, नीचे से हटा दूं, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था इसको स्टार बना लेना, टिकटॉक स्टार बना देना इसको, ठीक है। देखो ये 1 kg में इतने एटम होते हैं, और अगर मैं आपसे कह दूं कि एक एटम में कितना kg होता है, यानी कि एक एटम का मास कितना है, तो यहां पे बस मैं क्या छोड़ दूं, यहां पे छोड़ दूं बस एक एटम, ठीक है, और सारी वैल्यू को यहां पे पलट दूं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 63.5 डिवाइडेड बाय आपका 6.023 इंटू 10⁻26। ये ऊपर ये नीचे, तो मुझे किसका मास निकल गया, बोले ये केजी के अंदर है, तो मुझे ये मास ये जो निकल के आया वो निकल के आया 63.5 अपॉन 6.023, ठीक है। ये वैल्यू अपन निकल के आ गई। ये किसका मास है, बोला मास ऑफ ए एटम, ठीक है। नाउ आगे बढ़े तो ये एक एटम का मास मुझे मिल गया, ठीक है। तो बस ये वैल्यू मैं उठा के पुट करूंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, तो देखो 6 9 जा 9 6, अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसे देख लो, 6 10 जा कर सकते हैं इसको, अच्छा या फिर थोड़ा सा कहीं और चेंज करेंगे, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पे करते हैं इसको, तो इस वैल्यू को उठा के रख दो, 63.5 कैंसिल हो सकता है कि ये 9 से 1 जा होता है अपना 63, ठीक है। तो इसको मान लो कि भाई ये आपका 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 10.5 हो रहा है ये अपना, ठीक है। लेट्स से इसको 10.5 मान लो, 10.5 इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो उसको देखते हैं, अभी देखते हैं इसको भी, 63.5 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻26, ठीक है, और ये केजी में है, ठीक है। हम चाहें इसको भी डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे किस तरह सॉल्व करना है। जितने लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर ले, जितने लोग नहीं सॉल्व कर सकते वो अभी देख लो, है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें ग्रुप पर बता देते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए
इस चीज़ को भी सॉल्व करके दिखा देंगे कि अगर रूट में इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आप किस तरह से करोगे। मुझे पता है भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ समझते हैं, और लेकिन आप भी छोटी सी बात समझना, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं भी समझते, तो बस उनके लिए ये बात है, ठीक है। देखो RMS वैल्यू में हम इस चीज़ को पुट करेंगे, RMS इज इक्वल टू ये यहाँ से 3 इंटू KB की वैल्यू कितनी है, बोला 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू, इसके बाद T की वैल्यू है 300 अपॉन ये वैल्यू देखो, अगर मैं इसको पुट करूंगा 63.5 अपॉन में ये है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये देखो ये पलट के अगर ये यहाँ पे रखा होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये ऊपर पहुंच गया, ये कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻26, ठीक है ना। देखो 2 तो हाँ जी 42, ठीक है ना, 41 इसका इंटू से करो, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये आपको 74 मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो 75 मान लें तो VRMS इज इक्वल टू ये आपका हो गया रूट आपका 70, देखो इनका इंटू किया तो बोले देखो 1.38 इंटू आपका ये 3, तो आपका ये 42 हो जाता है, 42, ठीक है। इसका इंटू उससे कर लो 3 से, तो ये आपका हो जाएगा मतलब 12 पॉइंट कुछ हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। 126 12.6 हो गया, 12.6 का इंटू उससे कर दो तो आपका अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, लो 75 ले लो उसको, ठीक है। 75 इंटू 10⁻23 इसके बाद जो है ये आपका 10⁻2 ये बचा, और यहाँ पे 10⁻26 ये बचा, ठीक है ना। नाउ क्या करें भाई, अपॉन में क्या 63.5, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 10⁻23 10 ये तो 3 बचेगा, 3 2 5 हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े इसको। नाउ VRMS इज इक्वल टू 75 है, अपॉन में क्या है ये आपका 63.5, ठीक है। 75 को रूट में रखें अपन तो कितना आ सकता है अपना, ये आपका 15, हाँ जी। देखो ये आपका ऐसे 8 8 64 होता है, 9 9 जा 81, तो आपका अप्रॉक्स 8.6 मान लो इसको, 8.6 अपॉन 63.5 भी रूट में, 75 को रूट से बाहर निकालोगे तो इतना आ जाएगा, 63.5 रूट में तो ये आपका अप्रॉक्स 8 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या है भाई, देखो यहाँ पे कितना बचेगा 26 और 2 28 माइनस दिस 10⁵ 10⁵ 5 हो गया। तो VRMS इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ मान लो इसको 1.0 और 8, ठीक है 1.06 1.07, ठीक है, इंटू 10⁵ है ना, ठीक है। तो इसमें से बाहर निकल आएगा 100 और ये √10 बचेगा, तो √10 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.07 इंटू 10⁻2 इंटू 3.146, ठीक है। तो आपका जो है ना इंटू करोगे तो अप्रॉक्स आंसर जो आ जाना चाहिए आपका वो हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा हमारा 340, कितना आ रहा है अप्रॉक्स 340, ठीक है। 340 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा ना, ये इसका इंटू से तो करना है बस, ठीक है। 340 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई आपकी RMS वैल्यू, क्या आ गई RMS वैल्यू, ठीक है। नाउ देखो कैलकुलेशन पोर्शन में भी समझाते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे, अब देखो अब नहीं आपको इतना क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन पार्ट तो आप ज्यादा कर सकते हो, कंपेयर करोगे तो कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में दिया है, अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये चीज निकाल दी ना अपन ने, अपॉन RMS वैल्यू ऑफ एटम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वैल्यू होनी चाहिए और एटम की RMS वैल्यू, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहा होता RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंपल यहाँ पे जो है ना मास की जगह पुट कर देते जो अपना इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकाल दी थी हमने 1.12 इन 10⁻⁻3, ठीक है। अपॉन में क्या है RMS वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, RMS वैल्यू हमने निकाल दी 340, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, कंपेयर कर लेना तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको तो कर लोगे, इतना तो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। एक चीज और दी गई है इसमें, मतलब थर्ड पॉइंट जो मान लें इसको, कंपेयर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो फिर से करोगे, बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कितनी निकाली, बोला 1.12
इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। किससे? लाइट की स्पीड के साथ। ठीक है, चलिए तो हमने क्या बोला कि भाई ये जो रहा आपका वी इज इक्वल टू लाइट की स्पीड कितनी हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल हो जाएगा ना, ये पहुंचेगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.12 इंटू 10⁻11 और अपॉन में क्या है 3। ठीक है ना, चलिए 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 चलिए। ठीक है, तो VD अपॉन BE बचेगा अपना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 112, तो आपका ये 0 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा 33 ले लेना इसको। ठीक है ना, ठीक है 0.35 कर लेना इसको। ठीक है, तो VD अपॉन VE इज इक्वल टू कितना आ गया 0.35 इंटू 10⁻11। यूनिट तो कुछ नहीं होगी इसकी, दोनों मीटर पर सेकंड में हो जाएंगे। इसको नोट कर लो फास्ट, इसके बाद जो है ना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ब खुद और बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लेना आप। चलिए ठीक है, हटा दें इसको। देखो देखो ध्यान से, ना अब देखो, अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, इन क्वेश्चंस को अब कैलकुलेशन में आपको नहीं क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, अब कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। इतना तो अब मैं गेस कर सकता हूं ना, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि भैया आप कैलकुलेशन कर लोगे खुद से। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे अच्छे से। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ेंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कैलकुलेशन को कर पाओ खुद से। ठीक है ना, आपसे कहा गया कि भाई हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके एंड्स पर हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके एंड्स पर हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। 1 मीटर इसकी लेंथ है और जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा थर्मल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। थर्मल वेलोसिटी दैट मीन्स RMS वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो तो VRMS भी कैलकुलेट करना है ना। इसके बाद जो है हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है ना, सॉरी करंट डेंसिटी भी दिया, हमें दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5 इंटू 10⁻28 कॉपर की है ये। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पर मीटर क्यूब में। इसके बाद एक चीज और दी हुई है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दी हुई है 5.81 इंटू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है ये, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हमें दिया क्या क्या है, जैसे मान लो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, अब उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या दिया है, बस देखो I इज इक्वल टू, मैं अगर निकालूं यहां से NEAVD। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्या मेरे पास I दिया है बोला नहीं दिया, क्या मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है नहीं दिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से कैसे निकाल सकता हूं। लेट्स से अगर मैंने ये फॉर्मूला भी लगा दिया कि J इज इक्वल टू NEVD, तो फिर क्या होगा, क्या मेरे पास J निकालने के लिए I/A है बोला नहीं है। ठीक है, क्या करें, तो देखो इसमें तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हमारे पास एक चीज और दी हुई है, जैसे मान लो कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो हम यहां से देखना, क्या हम यहां से ऐसा कर सकते हैं, बोला E इज इक्वल टू V/L, ये हम जानते हैं E इज इक्वल टू V/L, तो V की वैल्यू कितनी है बोला 100, L की वैल्यू कितनी है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोला 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम जानते हैं बोला J इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो स्टार्टिंग में बताया हुआ है आपको, J इज इक्वल टू सिग्मा E इज इक्वल टू NEBD, बस अब तो निकाल देंगे। ठीक है, BD निकालना है आपको, BD कैसे निकालोगे, BD निकाल देना भाई सिग्मा E अपॉन आपका जो है NE, ये निकाल देंगे। अब आप इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सभी वैल्यूज को पुट करना 0.43। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यहां से जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है बोला RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू जो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, वो कहा गया है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कैसे करोगे बोला 3 KB
इंटू टी अपॉन RMS वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी वैल्यूज को पुट करो, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, टी की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोला है तो 300 केल्विन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो देखो, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा RMS वेलोसिटी का। देखो अब तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आपसे, 1.17 × 10⁵ बता दिया आपको क्या करना है, कैसे करना है, धीमे धीमे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो ये RMS वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और पूछा है क्या, अगर कभी भी पूछ ले कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के लिए क्या करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन RMS वैल्यू ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या पता पड़ जाएगा अपनों, कंपैरिजन कर लेना, 0.43 अपॉन 1.17 × 10⁵ मीटर/सेकेंड। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको हटाएं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो सिंपल है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि हमारा सैंपल पेपर से है। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना अब आपसे क्वेश्चन बनने लेंगे, फिर छोटे छोटे फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी रह जाएंगे आपको। ठीक है, देखो अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे CBSE में के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको जो है ना एकदम क्लियरिटी होगी। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको जो है ना सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, लेट्स से हमने कहा कि भाई हमारे पास 2 वायर है, क्या है, हमारे पास 2 वायर है, तो इस तरह से मान लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास ये वायर है, ठीक है, और ये दोनों कंडक्टिव वायर है, और एक ये वायर है। ठीक है, नाउ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई इन दोनों वायर की अगर हम लेंथ की कंपैरिजन करें, किसकी, लेंथ की, तो जो लेंथ का जो रेशियो है L1:L2 कितना निकल के आया, बोला 1:2, कितना, लेंथ कितनी है, 1:2। अगर इसकी लेंथ 1x है तो इसकी 2x है। ठीक है ना, नाउ अगर हम बात करेंगे दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया A1:A2 कितना है, बोला 2:3। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें दिया हुआ है कि भाई दोनों को, पहली चीज, एक और चीज, दोनों की जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, प्लस सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम मटेरियल के हैं। ठीक है ना, नाउ कहा गया कि दोनों को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया, सीरीज में एक बार कनेक्ट किया गया पैरेलल में। ठीक है, तो जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो करंट तो फ्लो होगा ना, और जब करंट फ्लो होगा तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालो। इसके बाद जब हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालो। दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियोस क्या निकालना है, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालो, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दोनों में रेशियो निकालो, रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना है। देखो मेरी बात को एक बार ध्यान सुनना कि लेट्स से मेरे पास ये इस तरह की कंडीशन बन गई। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, तब मैं इसको कैसे करूंगा, देखना ध्यान से कि लेट्स से मेरे पास ये चीज है, ये कंडक्टर फर्स्ट और ये कंडक्टर मेरे पास हो गया सेकेंड, मैंने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें करंट फ्लो होगा, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, और इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसमें कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो सीरीज में जब ये कनेक्टेड हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो निकालो, इसके बाद जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेशियो निकालो। अच्छा, तो पहली चीज एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, या फिर मैं ऐसा बोलूं सीरीज में जितना करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट दूसरे वाले से आएगा, तो करंट तो कांस्टेंट रहता है ना, I = NEAVD। ठीक है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज मैं ऐसा बोलूं कि भाई VD, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट पे डिपेंड तो नहीं करेगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड, दैट मींस कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर होनी है तो डिपेंड करेगी एरिया पर। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो 1/A, किस पे डिपेंड करेगी, 1/A पे। ठीक है, दैट मींस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, देखो करंट तो दोनों में सेम, दैट मींस करंट दोनों में कांस्टेंट। ठीक है,
अब इसके बाद बात करेंगे दोनों का मटेरियल सेम, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों की कांस्टेंट, ई दोनों का कांस्टेंट, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करने वाली है? ए पर। मैंने आपको रीजन बता दिया, दोनों का मटेरियल सेम है तभी तो रेजिस्टिविटी सेम हुई, और अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो एन की वैल्यू भी सेम। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? बोला ए पर डिपेंड करेगी। तो अगर ए पर डिपेंड करेगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो A2 अपॉन A1, फर्स्ट वाले का ये, सेकेंड वाले का ये। तो क्या बोलेंगे? बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। A2 का मतलब क्या? मतलब 3, तो ये आपका हो गया 3:2। समझ गए? तो इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पैरेलल में कनेक्ट करने पे कितना आ रहा है? पैरेलल में कनेक्ट करने पे ये आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से करना। अब देखो मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करने पे, इसको क्या करना भाई, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ऐसा होगा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या कंडीशन बनेगी, एक बार इसको और देखो, ठीक है ना, ध्यान से। इसको आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, हटा दूं मैं इसको, ठीक है। देखो भाई, सेकंड वाला केस है अपना पैरेलल। देखो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास अगर यही है, अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया दोनों को, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दोनों के अंदर जो करंट होगा वो अलग अलग फ्लो होगा। इसमें I1 फ्लो होगा, इसमें I2 फ्लो होगा। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों में क्या होता है, दोनों में ऐसा बोलूंगा कि V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। इस पूरे टर्म के लिए यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूंगा, यहां से लेके यहां तक, तो V की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात मैं ऐसे बोलूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V यहां से लेके यहां तक पूरा, अगर मैं एज ए होल सर्किट की बात करूंगा तो V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो जो करंट है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये करंट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने कहा रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, तो I इज इक्वल टू, दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन R। R की वैल्यू क्या होती है, बोला रो L अपॉन A, तो I इज इक्वल टू आपका ये A अपॉन रो L हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दूं, ये कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन रो L, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं I1, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 लिखूंगा तो I1 इज इक्वल टू मैं लिख दूं इसको A1 अपॉन रो L1, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को I2 लिखूं तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा A2 अपॉन रो L2। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसी चीज को यहां से आगे बढ़ाते हैं, मुझे I1 और I2 का रेशियो मिल गया, ठीक है ना। देखो अगर मैं ऐसा करना चाहूं कि भाई I1 अपॉन I2 करते हैं, ठीक है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला A1 अपॉन रो L1, ठीक है, अपॉन में क्या लिखूं I2 की वैल्यू क्या है, A2 अपॉन रो L2, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, रो L2 अपॉन A2 चला जाएगा, ठीक है। रो से तो रो कैंसिल हो गया, I1 अपॉन I2 का जो रेशियो निकल के आया वो आ गया A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1, ठीक है। यहां तक हम पहुंचे। चलिए यहां से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोला I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का मतलब क्या है, 2 अपॉन 3 इंटू L2 अपॉन L1 का मतलब क्या है, 2 अपॉन 1, तो यहां से इसका मतलब क्या आएगा, बोला 4 अपॉन 3। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसके, यहां से हमें समझ में आएगा कि I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, NEA VD1, इसको क्या लिखूंगा NEA, अच्छा A1 और ये A2 VD2, ठीक है ना। I1 के लिए A1 और ये, ठीक है, N और E तो कांस्टेंट है, ठीक है। अपॉन में क्या है 4 अपॉन 3, NE से NE कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A1 अपॉन A2, देखो A1 अपॉन A2 तो मैं इसको 2 अपॉन 3 लिख सकता हूं, A1 की वैल्यू 2, उसके 3, 2 अपॉन 3 इंटू VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, बोला VD1 अपॉन
VD2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा अपना 3 4 जा 12, हाँ जी, और ये आपका 2 3 जा 6, तो ये आपका 2:1 हो गया। कितना होगा? 2:1। तो मैं यहां से लिख देता हूं, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1, और अगर आप इस कनेक्शन को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो रेशियो आएगा आपका 3:2। कितना आएगा? 3:2। तो VD1 अपॉन VD2 सीरीज में कनेक्ट करने पे 3:2। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा देखो, इसके बाद बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, छोटे क्वेश्चन है। अब आपको जो है ना रेजिस्टिविटी वगैरह निकालने को मिल सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो मीन टाइम वगैरह मिल गया तो निकाल नहीं पाओगे क्या? जैसे मान लो आपने जो फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो यहाँ यहीं पर कर दूं, यहां पे कर देता हूं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या? यहां पे देखो, यहां पे ई टाउ अपॉन m, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। अब देखो इसी चीज को आपको जैसे मर्जी हो वैसे, मान लो भाई 2 टर्म दे दिए, तीसरा नहीं दिया, ठीक है, 3 टर्म दे दिए, चौथा नहीं दिया, तो आपस में एक दूसरे की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा, मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी। एक चीज और बता दूं, आपसे बार बार कहता हूं और इस बार भी कहूंगा कि जरा भी टेंशन ना लेना, मैं आपसे बोर्ड के बिल्कुल आखिरी घंटे तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है ना। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी अगर कभी गैप होता है ना तो समझ लेना कोई ना कोई कारण जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए, और सिलेबस हमारा एकदम टाइम पे पूरा होगा, इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको पता पड़ जाएगा, बोला जब आप अगर मान लो कभी बाई चांस वीडियो को बाद में देखो ना, दिसंबर के बाद, तो आपको पता पड़ेगा बोला सर ने अपने बात पर कायम रहे, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात कहूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, कमेंट भी करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू।